हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिल स्टडी। तो देखो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने बेसिक सी बातें हमने सॉलिड के बारे में पढ़ी है ना, गैसेस के बारे में पढ़ी। ओके। और फिर उसके बाद हमने एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन हमारे जो सॉलिड होते थे हमने उनके बारे में पढ़ा। ठीक है, हमने आपको ये बताया था कि बेसिकली हमें जो पढ़ना है अपने इस चैप्टर में हमें क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो हमने पिछले वाले वीडियो में हमने दोनों के बीच में क्या डिफरेंस था, क्रिस्टलाइन और सॉलिड के बीच में क्या डिफरेंस, हम कैसे एक दूसरे को कैटेगराइज कर पा रहे थे, हमने उनके बारे में बात कर लिया। ठीक है ना। नेक्स्ट इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं हम उनको फर्दर भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है ना, 4 टाइप्स में हम उनको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं और ये जो हमारा डिवीज़न होगा वो उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स के बेसिस पर होगा। ठीक है, बात मेरी समझना, ये जो डिवीज़न हम फिर से फर्दर करने वाले हैं किसका, क्रिस्टलाइन सॉलिड का, वो उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स के बेसिस पर हम करने वाले हैं। ठीक है ना, तो हमने उनको 4 पार्ट में बांट देना है। ठीक है, आयनिक सॉलिड्स, कोवैलेंट सॉलिड्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स एंड मेटालिक सॉलिड्स। क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और कॉपी और सारी चीज़ें आप देखो, नोट्स जो है ऐसे ही लिखा करो। ठीक है, आपको बोर्ड में जो भी चीज़ें दिखाई देती हैं उन सारी चीज़ों को आप नोट डाउन कर लिया करो। ओके ओके बच्चे, देखो यहाँ से हम देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ फोर्सेस बाइंड्स द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को जो जो फोर्सेस जो बांधी रखती हैं हम उनके बेसिस पर देखने वाले हैं। तो फर्स्ट हमारा है आयनिक सॉलिड है। सेकेंड हम बात करेंगे अपने मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के बारे में। थर्ड हम बात करेंगे कोवेलेंट सॉलिड्स एंड मेटालिक सॉलिड्स। ठीक है, ये सब जो है आयनिक सॉलिड, जैसे आपको पता भी है कि आयन्स के बीच में अट्रैक्शन, रिपल्सन। ठीक है, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स है ना, मॉलिक्यूल्स के बीच में, अब ये बेसिकली हमारे 3 टाइप्स के होंगे। कोवैलेंट सॉलिड, कोवैलेंट बॉन्डिंग तो आप जानते हो, पढ़े हो क्लास 11th में, क्लास 11th। हाँ ठीक है, कोवैलेंट है ना, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, याद है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, मतलब तुम मुझे जितना इलेक्ट्रॉन्स दो मैं भी तुम्हें उतनी ही इलेक्ट्रॉन्स दूंगा। तो कोवैलेंट बॉन्डिंग, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मेटालिक सॉलिड्स। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें हम देख रहे हैं, बहुत ही बेसिक सी बातें हैं, बहुत ज़्यादा हमें डिटेल में नहीं पढ़ना है। हाँ, इसके बाद का जो वीडियो होगा अब वो सारा का सारा आपका बेस्ड होगा कॉन्सेप्चुअल बेसिस पर होगा। फिलहाल ये सारी की सारी थ्योरी है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड आपके जो छोटे छोटे जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक एक को एक्सप्लेन करना। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे आयनिक सॉलिड्स के बारे में, क्या होता है ये। देखो सर, जैसा कि नाम से ही लग रहा है, आयनिक मीन्स ये किससे बने हुए होंगे, आयन्स से बने हुए होंगे। फॉर एग्जांपल हमने कहा NaCl, है ना, NaCl की अगर हम बात करें तो NaCl का Na+ एंड Cl। और भी बहुत सारे एग्जांपल है आपके पास, जैसे और भी आप जैसे देखते हो पोटेशियम क्लोराइड KCl आप देखते हो, CF2 देखते हो, बेरियम ऑक्साइड देखते हो, जिंक सल्फाइड देखते हो। तो ये सारे के सारे हमारे आयनिक सॉलिड्स के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, अब होता क्या है इनमें कि इनके आयन्स की वजह से ये जो है आपस में एक दूसरे से स्ट्रांगली अटैच्ड होते हैं, है ना, और उस फोर्स को हम कहते हैं कूलम्बिक फोर्स। और हमने कूलम्बिक फोर्स के बारे में बहुत ही अच्छे से फिजिक्स में पढ़ रखा है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास सारी चीज़ें हैं, है ना, ये बेसिक सी बातें हैं आयनिक सॉलिड्स के बारे में। अब हम कुछ इनकी बेसिक सी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हो सकती हैं। ओके बच्चों, देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। अब बेसिकली देखो, जैसे कि ये आयनिक सॉलिड है ना, तो जैसे आपने NaCl आपने क्रिस्टल देखा है। ठीक है, अच्छा चलो देखिए पॉइंट वाइज हम अपने पहले इसके हम प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं कि इसकी बेसिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या क्या हो सकती है। सबसे पहली चीज़ है कि इनकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है। क्यों होती है? क्योंकि इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है इनके आयंस के बीच में, ठीक है, Na और हमने कहा ना Na+ और Cl- के बीच में क्या होता है, एक अट्रैक्शन फोर्स होता है। तो जिसकी वजह से इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होगी या फिर जो मेल्टिंग पॉइंट होगी वो बहुत ही हाई होगी। ठीक है, दूसरी चीज़, रीज़न क्या आप बताओगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दूसरी जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि देखो बेसिकली ये हमारे इंसुलेटर होते हैं। कब? ये जब सॉलिड स्टेट में होते हैं। जैसे आपने NaCl देखा है, वो नमक का ढेला जिसको आप कहते हो, हाँ, क्रिस्टल जो फॉर्म में होता है। ठीक है, तो वो जो हमारा होता है NaCl अगर एक क्रिस्टल फॉर्म में है, ठीक है, तब इसके थ्रू कोई भी करंट या कह लो, है ना, वो फ्लो नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब जो आयंस हैं, वो भी बंधे हुए हैं, है ना, वो एकदम बाउंड हो चुके हैं। क्लियर है? तो जिसकी वजह से जब वो मूव ही नहीं करेंगे तो फिर वो क्या होगा, वो एज एक इलेक्ट्रिक इंसुलेटर की तरह वर्क करेगा इन सॉलिड स्टेट। याद रखना, इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट कहने का मतलब कि अगर ये क्रिस्टल फॉर्म में है तब। लेकिन जैसे ही ये मान लो मेल्ट हो गया,
ठीक है, इन एक्वा सॉल्यूशन हमने इसको पानी में कुछ घोल दिया, ठीक है, या फिर हमने इसको मेल्ट करा दिया, ठीक है, देन दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब रीज़न क्या होगा भाई, गुड कंडक्टर क्यों बना, क्योंकि इसके आयंस फ्री हो गए, और हम जानते हैं कि अगर आयंस फ्री हो गए दैट इज वो मूव करने के लिए फ्री हैं, ड्यू टू आयंस बिकेम फ्री। ठीक है, ये कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टीज़ हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं दे आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट का मतलब देखो, पोलर में जैसे जिसकी दो पार्ट, जैसे प्लस माइनस में जो टूट जाए, तो ऐसा कौन सा है, जैसे हमारा वाटर है, मेथनॉल है, बहुत सारे आपके एग्जांपल्स हैं, आप सर्च करोगे मिल जाएगा। ठीक है, तो पोलर सॉल्वेंट में हमारे ये सॉल्युबल होते हैं, ये घुल सकते हैं पोलर सॉल्वेंट में, बट इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। जो नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं जैसे कि आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, बेंजीन हो गया, C6H6 हो गया, ठीक है, ये आपके नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ये सॉल्युबल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात कर ले, आयनिक सॉलिड्स आर हार्ड, ये हार्ड होते हैं। दे आर ब्रिटल, होता है ना भाई, नमक का ढेला ऐसे ऊपर से नीचे गिरा दो, क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, फूट जाएगा, है ना। तो ब्रिटल मतलब कि जिसको थोड़ा सा भी अगर वो इधर उधर मतलब जिसको हम आसानी से जो टूट जाए, ऐसे समझ लो ब्रिटल नेचर का मतलब। ठीक है ना, जैसे आपकी जो ग्लास होती है ना, वो क्या होती है, वो ब्रिटल नेचर की होती है। ठीक है, या फिर जैसे आप कोई जैसे ईंट या पत्थर कोई देखते हो जो ब्रिटल नेचर का होता है, ठीक है, हल्का सा इसको जैसे वो ज़मीन पर गिरता है, जैसे आपका मोबाइल ब्रिटल नहीं, वो पूरा नहीं टूटता, ठीक है, ब्रिटल नहीं कह सकते उसको। चलो ठीक है, तो ये हमारी कुछ बातें हो गई किससे रिलेटेड, आयनिक सॉलिड से रिलेटेड बातें हो गई। देखो बच्चे, ये सब क्या है ना कि अब जैसे अगर आपको ये सब बातें, मोस्टली मेरे ख्याल से लगता है ये सब बातें आपको पता है, ठीक है। अब जिन बच्चों को नहीं पता होगी तो उनको अभी थोड़ा सा तो ये याद रखना पड़ेगा, या फिर थोड़ी सी ये बातें समझनी तो पड़ेंगी। देखो, आप नई चीज़ें सीख रहे हो, ठीक है, तो या तो आपको ये बातें पहले से थोड़ी बहुत बातें पता होंगी और उनके बेसिस पे आप इन सभी को क्या कर पा रहे होगे, आप रिलेट कर पा रहे होगे अपने जो भी आपका जो भी प्रीवियस नॉलेज है उनके बेसिस पर। या कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा होगा सर ये क्या, तो आप नॉलेज गेन कर रहे हो, आप चीज़ों को पढ़ रहे हो, है ना। वो कभी कभी क्या होता है कि आप कुछ चीज़ों को रिलेट कर पाते हो अपने नॉलेज के बेसिस पर, कभी कभी चीज़ों को रिलेट नहीं कर पाते हो क्योंकि आपने उनके बारे में कभी पढ़ा नहीं होता है। तो ये आप ऐसे समझो, अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो कोशिश करो, है ना, इसको समझने की, इसको रिलेट करने की अपने प्रीवियस नॉलेज से आपके पास जो भी है, तब ये चीज़ें जो हैं वो आसानी से समझ में आएंगी। ठीक है, आ रही बात समझ में, ठीक है। एक ही सिक्के के कई पहलू होते हैं, चलो वो बात की बात है। तो आप ये ट्राई करो, ठीक है, आप ये चीज़ें सीख रहे हो तो आप कोशिश करो कि आप अच्छे से सीखो, ठीक है ना। ये सब फैक्ट बातें हैं भाई, ये सब फैक्ट बातें हैं, ठीक है। तो कोशिश करो आप इनको समझने की, ठीक है। देखो, नेक्स्ट हम अपनी बात करते हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड की। ठीक है, ये जस्ट लाइक वैसा ही है जैसे आपको एक कहानी याद होगी छोटी सी, कैसे कि एक गांव में कुछ लोग रहते हैं और छः अंधे लोग रहते हैं, पाँच अंधे लोग रहते हैं, ठीक है। और उन्होंने बचपन से कभी भी आज तक हाथी को नहीं देखा होता, ठीक है। हाथी, हाँ वही हाथी जो आप सोच रहे हो, उन्होंने कभी भी हाथी को नहीं देखा हुआ होता है। तो अचानक से गांव में एक दिन हाथी आता है और लोग बताते हैं उनको आकर कि जाओ जो है हाथी आया है, उनको कम से कम आज तक अगर देखे नहीं हो तो कम से कम टच ही करके देख लो, ठीक है, कि हाथी कैसा होता है। तो 6 लोग जाते हैं उस हाथी को देखने, और एक अंधा जो व्यक्ति होता है वो जाकर के उसके सूंड को छूता है, दूसरा वाला अंधा व्यक्ति उसके पेट को जाकर के छूता है, बहुत सारी चीज़ों को, ठीक है। तीसरा वाला उसकी पूँछ को जाकर के पकड़ लेता है, ठीक। चौथा वाला उसके कान को जाकर के पकड़ लेता है ना। पांचवा वाला इस तरीके से मतलब उसके दांत को जाकर के पकड़ लेता है। तो जब सारे लोग वापस आते हैं, ठीक है, तो वो बैठ करके डिस्कशन करते हैं कि हाँ यार, मैंने आज हाथी जो है वो देख लिया। हाथी जो है वो एक बड़ी सी दीवार की तरह होता है, मतलब वो आदमी जिसने उस हाथी का पेट पकड़ा था, तो वो कहता है कि हाथी एक बड़ी सी दीवार की तरह होता है, ठीक है। दूसरा आदमी कहता है नहीं नहीं, क्या बात कर रहे हो, हाथी तो एक पतली सी रस्सी की तरह होता है, उसने उसका पूँछ पकड़ा होगा, ठीक है, एक पतली सी रस्सी की तरह होता है। और तीसरा आदमी कहा हाथी जो है, तीसरा आदमी कहता है कि हाथी जो है वो तो ऐसे कह लो कि हाँ सूप की तरह होता है, मतलब उसने उसने उस हाथी का कान पकड़ा होगा तो उसे लगा कि हाथी सूप की तरह है। चौथे आदमी ने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, हाथी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, हाथी बहुत ज़्यादा सॉलिड है, ठीक है, उसने शायद उसका दांत पकड़ा होगा, ठीक है। तो लोग आपस में बहस करने लगे, जो 5-6 लोग थे वो आपस में बहस करने लगे, नहीं नहीं हाथी ऐसा होता है, हाथी ऐसा होता है, कह रहे नहीं हाथी ऐसा होता है, लड़ाई करने लगे लोग आपस में ही, ठीक है। तभी वहाँ से एक गाँव का आदमी गुजरा, तो उसने पूछ लिया कि भैया आप लोग आपस में क्यों लड़ रहे हो। तो सब सारे लोग उठ करके बोलने लगे, वो कह रहा है कि देखो भैया, हम तो बता रहे हैं कि हाथी जो है वो सूप की तरह होता है, ये कह रहा है कि नहीं
भैया हाथी जो है वो एक बड़े से मतलब रस्सी की तरह होता है, दूसरा कह रहा है नहीं नहीं सर हाथी तो जो है वो मतलब समझ रहे हो चट्टान की तरह होता है। बहुत सारे लोग अब हाँ एक कह रहा है कि हाथी दीवार की तरह होता है। ठीक है, तो उस आदमी ने कहा कि भाई देखो तुम सभी की बात सही है, तुम जो है वो किसी मतलब फैक्ट की किसी एक चीज़ को तुम लेकर के चल रहे हो। बात मेरी समझ में आ रही है हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो एक ही सिक्के के कई पहलू होते हैं, बेसिकली दो ही पहलू होते हैं, लेकिन और बहुत सारे अगर हम सिक्कों की बात कर लें, ठीक है ना। तो किसी ऐसा नहीं है कि जो आप फैक्ट जानते हो उसके अलावा भी और कुछ फैक्ट नहीं होती हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से पढ़ाई में होती है, आप जितनी चीज़ें जानोगे, ठीक है, आपको उतनी ही नई बातें उनके बारे में पता चलेंगी, ठीक है। समथिंग कुछ लाइक रिलेट कर पा रहे हो क्या कहानी से, आप वो मत बन जाना कि नहीं नहीं सर ये तो, दूसरा बच्चा वो मत बन जाना कि नहीं नहीं सर हम ना। तो कई सारे फैक्ट बातें होती हैं, ये सब सारी चीज़ें आप सीख करके ही समझ सकते हो, ठीक है ना, ऐसे नहीं समझ सकते। क्लियर है, चलो बहुत हो गई कहानी, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट हमारा पार्ट। ओके बच्चे देखो, अब हम समझते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के बारे में। जैसे देखो हमने ये पढ़ा था कि हमारा कोई भी सॉलिड है तो वो बेसिकली क्या होता है, वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। जैसे हमने पिछले वाले में देखा कि उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आयंस होते थे, एटम्स होते थे, ये सारी चीज़ें होती थी। तो जैसा कि नाम से ही लग रहा है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, तो अब इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो किसी ना किसी मॉलिक्यूल से मिलकर के बने होंगे। अब आप ये मत बोलना कि सर मेरे को मॉलिक्यूल्स नहीं पता, कोई बात नहीं, नहीं पता तो जैसे आपने कहा N2 हमारा एक मॉलिक्यूल्स है, आरी भाषा में। तो ये कुछ इस टाइप के सॉलिड से, ये कुछ इस टाइप के इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे। क्लियर है, हम इनके बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के बारे में बात करते हैं, क्या होते हैं ये, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया ये बातें अपना नोट कर लो। दी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स, इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। दीज आर द बेसिकली, अब देखो ये 3 टाइप्स के होंगे डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ मॉलिक्यूल्स की। बेसिकली हमारा जो मॉलिक्यूल्स का नेचर है वो कैसा है। मॉलिक्यूल्स के नेचर कहने का मतलब क्या है कि मे बी हमारा जो मॉलिक्यूल्स होगा वो मे बी दोनों सेम टाइप के होंगे। अगर सेम टाइप के हैं तो हम उनको कहेंगे नॉन पोलर कहेंगे। आ रही मेरी बात में, जैसे मान लो हमने कहा N2, तो दोनों के पास N दोनों है, तो हमने कहा नॉन पोलर हमारे हो गए, ठीक है। अब याद रखना है कि नॉन पोलर के बीच में हमारी लंडन फोर्सेज एक्ट होती हैं। लंडन फोर्सेज क्लास 11th वाली बात है ना, नेचर में से बहुत ही वीक फोर्स मानी जाती हैं। लंडन फोर्सेज हो गई, हाइड्रोजन जो फोर्स है वो हो गया, बहुत ही सब टेम्परेरी एंड बहुत ही वीक फोर्सेज होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अपने पोलर मॉलिक्यूल्स सॉलिड्स के बारे में। पोलर में अब जैसे आपको मतलब आपको एक प्लस माइनस देखने को मिलेगा, ठीक है। मतलब पोलर, ठीक है ना, मतलब डाइपोल फोर्स होगा, इसको हम वंडरवॉल फोर्सेस, तो ये भी हमारी एक वीक ही फोर्स है, ठीक है। तो ये सब सारी बातें हम समझने वाले हैं। पोलर हो गया, नॉन पोलर हो गया, एक और हमारा है हाइड्रोजन बॉन्ड से रिलेटेड एक हमारे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के बारे में पढ़ना। मतलब इसमें हमें टोटल 3 टाइप के हमें जो है वो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो बारी बारी से स्टार्ट किया जाए। ओके देखो बच्चे, यहाँ पे ये बात आपको समझना है कि ऐसे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ठीक है, जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या तो एटम हो, जैसे कि अब देखो एटम में जैसे मान लो अगर हम कह रहे हैं कि हमारे पास अगर मान लो नोबल गैसेस हैं, तो नोबल गैसेस भी हमारी नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होंगी, है ना। जैसे कि आपका हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया। देखो हम ऐसे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हीलियम को आप क्या लिखते हो, केवल आप He लिखते हो ना, तो इसलिए ये ऐसे लिया है एटम्स, है ना, दैट इज He तो हमारा कोई मॉलिक्यूल्स नहीं है। आ रही बात समझ में, ये तो मतलब ये तो खुद ही फ्री स्टेट में होते हैं ना, तो इसलिए He है, नियॉन है, आर्गन है, ठीक है। तो अगर एटम्स में केवल क्या, नोबल गैसेस, ये केवल फ्री स्टेट में रह सकती हैं, है ना। लेकिन अगर हम बात करें अदर, इनके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे पास कुछ ऐसे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स भी होंगे, जैसे कि H2, Cl2, I2, बहुत सारी चीज़ें, है ना। तो ये सब हमारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। मॉलिक्यूल्स क्यों हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके 2 एटम्स हैं। ये एटम्स क्यों हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो केवल He है, नियॉन, आर्गन। तो इस तरीके से आ रही बात समझ में। तो यानी कि जो नॉन पोलर अगर हमारे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का मतलब अगर हमें देखना है, तो जैसे हम कहेंगे कि ये सब हमारे जैसे H2 हो गए, Cl2 हो गए, I2 हो गए, O2 हो गए, ये सब सारे हमारे क्या हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं, ठीक है। अब देखो, अब इनके बीच में, इन सॉलिड्स के इन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बहुत ही वीक है ना, बहुत ही वीक फोर्स काम करता है, ठीक है। उन फोर्सेस को हम कहते हैं, जैसे वीक डिस्पर्सन फोर्स एक्ट करता है। याद रखना है कि अगर सेम अगर आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं तो इनके बीच में आपका वीक डिस्पर्सन फोर्स एक्ट करता है, जिसको आप लंडन फोर्सेस भी कहते हो। ये सब बहुत ही ज़्यादा टेम्पररी अट्रैक्टिव फोर्स होती है और बहुत ज़्यादा वीक होती हैं, ठीक है। क्लियर है, क्या बात है आपको यहाँ से याद रखनी है कि नॉन पोलर में डिस्पर्सन फोर्स एक्ट होता है, ये आपका बढ़िया से क्वेश्चन भी आया था,
ठीक है। एनसीईआरटी बुक में आपका एक बढ़िया सा क्वेश्चन भी है डिस्पर्सन फोर्सेस से रिलेटेड, वो दे दिया है। जैसे कि बोल दिया कि Cl2 में बताओ, तो आपको पता है कि अच्छा Cl2 हमारे सेम टाइप के हमारे हैं, तो इसमें हमारा डिस्पर्सन फोर्स एक्ट होगा, ठीक है, या लंडन फोर्स एक्ट होगा, या जिसको हम टेम्पररी अट्रैक्टिव फोर्स भी कहते हैं। अच्छा, यहाँ से देखो, आपको पता है कि हमारे नेचर में जो सबसे ज़्यादा जो वीक फोर्स है वो कौन सी है? आपने ये पढ़ा होगा, लंडन फोर्सेज हैं, डिस्पर्सन फोर्सेज हैं, लेकिन आपको पता है सबसे ज़्यादा जो वीक फोर्स है ना, वो आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। जो आप ग्रेविटी कहते हो ना, वो सबसे ज़्यादा आपकी वीक है, इनसे भी ज़्यादा वीक है। एग्जाम्पल बताएं, देखो, जैसे आप कभी ऐसे अपने हाथ में एक वाटर की बूंद को ऐसे क्या करो, फॉल कराओ, ड्रॉप कराओ ना, तो वाटर की ड्रॉप फॉल हो रही है ना नीचे, मेरी बात समझ रहे हो? वाटर की ड्रॉप जो है वो नीचे फॉल हो रही है, मतलब अच्छा देखो, लेकिन वो जो वाटर है वो तो बहुत सारे क्या है, वो तो बहुत सारे एटम से मिल करके, बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिल करके बना हुआ होगा ना। आ रही मेरी बात समझ में? तो वो तो अलग नहीं हो रहे हैं, हाँ, लेकिन जो हमारा क्या है, जो हमारा वाटर है वो नीचे ड्रॉप नीचे गिर जा रहा है। तो ऐसा माना जाता है कि हमारी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो ग्रेविटी है, वो काफ़ी ज़्यादा वीक है। मतलब समझ रहे हो? देखो, अगर अगर ये फोर्सेस अगर वीक होती है ना, तो क्या होता है कि जो ड्रॉप है वो और टाइनी पार्टिकल में डिवाइडेड हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। वो पूरा का पूरा एक ड्रॉप ही नीचे गिर रहा है, वो फर्दर वो ड्रॉप से वो अलग नहीं हो पा रहा है ना चीज़ें, वो जो आप सोच रहे हो, समझ रहे हो? तो ग्रेविटी सबसे ज़्यादा वीक फोर्स होती है, इससे भी ज़्यादा लंडन फोर्सेस से भी ज़्यादा वीक फोर्सेस होती है, ठीक है। ओके, तो ये हमने कुछ बात कर ली नॉन पोलर मॉलिक्यूल सॉलिड्स के बारे में। हम इनकी कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टी देख लेते हैं क्या होती है। देखो, नेक्स्ट हेडिंग आप बच्चे लगा लो कैरेक्टरिस्टिक्स। इनकी बेसिक सी क्या प्रॉपर्टी, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सबसे पहली बात, ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं, क्योंकि इनके बीच में जो इंटरमॉलिकुलर फोर्सेज होती हैं बहुत ही वीक होती हैं, है ना, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा ये सॉफ्ट होती हैं, ठीक है। दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्यों? क्योंकि इनके पास आयंस नहीं होते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सोचो ऐसा क्यों होगा? क्योंकि भाई वीक फोर्सेज हैं, जब वीक फोर्सेज हैं तो आराम से इसके जो बॉन्ड होंगी वो क्या हो जाएंगी, ब्रेक हो जाएंगी, तो इनकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगी, बहुत ही कम होगी, बहुत ही वीक होगी, ठीक है, बहुत ही लो होगी। दे यूजुअली अकर इन गैसेज, ठीक है, जैसे आप देखो H2, Cl2, O2, समझ रहे हो, हाइड्रो, ये हीलियम, नियॉन, ये सब हमारे बेसिकली गैसेस के फॉर्म में ये सब पाई जाती हैं, और बेसिकली कभी कभी ये लिक्विड के फॉर्म में पाई जाती है एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये इनकी कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टी हुई। हमने ये किनके बारे में पढ़ लिया? हम ये पढ़ रहे हैं मॉलिकुलर सॉलिड्स में, और मॉलिकुलर सॉलिड्स में हमने सबसे पहला फर्स्ट देखा हमने नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड, ठीक है, ये बातें आप समझ गए, ठीक है। हम ये किसके बारे में बात करते हैं? नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स के बारे में, तो हेडिंग लगा लो बच्चे, पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स। ओके बच्चे, देखो समझते हैं पोलर मॉलिकुलर सॉलिड। जैसा कि नाम से ही लग रहा है पोलर, तो इसके जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, याद रखना, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जिससे ये मिल करके बना है वो कैसा होगा, वो हमारे पोलर नेचर का होगा, पोलर मॉलिक्यूल्स होगा। ये पोलर जैसे जो प्लस माइनस में डिवाइडेड हो जाते हैं, जैसे कि HCl, H प्लस Cl माइनस SO2 NH3, ये सब हमारे पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है ना। अब देखो, अब इनके बीच में जो मॉलिकुलर जो फोर्स होता है वो कैसा होगा, वो डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है। वहाँ पर डिस्पर्सन फोर्स था, यहाँ पर डाइपोल डाइपोल, याद रखना, डिफरेंस समझ करके चलना, ठीक है। इस बात को आप अपनी में अंडरलाइन कर लो, ठीक है। डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और वहाँ पर डिस्पर्सन फोर्स था, ठीक है ना। अब बेसिकली जो डाइपोल डाइपोल जो अट्रैक्शन फोर्स है, ये भी आपका एक टाइप ऑफ वंडर वॉल फोर्सेज ही है, ठीक है। अच्छा, अब इसकी बेसिक्स ही हम जल्दी से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, क्या होती है इनकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या होती है। सबसे पहली चीज़, ये सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, सॉफ्ट है। दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, नॉन कंडक्टर है, मतलब कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते, है ना। नेक्स्ट है कि देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर कंपैरेटिवली हायर, थोड़े से हायर होंगे, किसके कंपैरिजन में? नॉन पोलर वाले के कंपैरिजन में हायर होंगे, लेकिन ओवरऑल अगर जो इनकी हम बात करें मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की, तो वो ओवरऑल बहुत ही लो होगी, हाँ, लेकिन कंपैरेटिवली क्या होंगे, नॉन पोलर मॉलिकुलर के सॉलिड्स के से कंपैरिजन में ये थोड़े से हायर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ये बेसिकली हमारा जो है वो लिक्विड एंड गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है हमारे रूम टेम्परेचर पर। तो ये बेसिक हमारी कुछ बातें हो गई पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपना, एक और हमारा बचा है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिकुलर सॉलिड, तो उसको भी देख लेते हैं जल्दी से।
ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के बारे में। अब जैसा देखो नाम से ही लग रहा है हाइड्रोजन बॉन्डेड, सिंपल आप पहले वर्ड को देखो ना, हाइड्रोजन बॉन्डेड, यानी कि इनके जो मॉलिक्यूल्स होंगे इनके बीच में एक ऐसा बॉन्ड होगा, एक हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। ठीक है। अब देखो क्या है, थोड़ी बात और समझ लेते हैं। कहता है कि दीज आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर सच मॉलिक्यूल्स विच कंटेन हाइड्रोजन एटम्स, है ना, मतलब इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ठीक है। एंड लिंक्ड टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। अब ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जैसे कि आपको पता है कि जब आप पीरियोडिक टेबल में, ये क्लास 11th की बात है बता दे रहे हैं, आपको पता भी होगी कि जब आप पीरियोडिक टेबल में जब आप लेफ्ट टू राइट चलते थे, है ना, तो आपकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होती थी, वो इंक्रीज होती थी लेफ्ट टू राइट चलने से। ठीक है। तो देखो ये बात थी, हाँ ठीक है। और हम ये कहेंगे कि हमारी जो ऑक्सीजन होगी वो सल्फर के कंपैरिजन में क्या होगी, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। फ्लोरीन हमारा सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, है ना। ये सब सारी बातें क्लास 11th की थी। ठीक है। तो इनके बीच में कैसी बॉन्डिंग होगी, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ठीक है। देखो तो वही है, जैसे कि आपका जो H2O है, H2O बेसिकली आइस बन जाता है, किसकी वजह से, तो इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वो आइस बन जाता है। ठीक है। ओके, इतनी बात याद रहेगी आपको। कुछ और बातें समझ लेते हैं। देखो जैसे अगर हम इनके एग्जाम्पल की बात करें, जैसे देखो कुछ ऐसे आपने पढ़ा था, जैसे मान लो ये फ्लोरीन है तो H, ये हाइड्रोजन बॉन्ड F। ठीक है। या फिर मान लो ये ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के साथ हमने क्या लगा दिया, H लगा दिया। ठीक है। ये हमने N के साथ H लगा दिया, इस तरीके से। ठीक है ना, इनके बीच में क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो कुछ ऐसा सिस्टम होता था। ठीक है। अब जल्दी से हम इनके कुछ बेसिक से कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, क्या होती हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके वैसे जल्दी से आप इसकी बेसिक सी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लो क्या है, कि एज अ ये वोलाटाइल नेचर के फॉर्म में आपको मिलेंगे, है ना। जैसे बर्फ़ है तो बर्फ़, आइस जो है वो धीरे धीरे क्या होती जाती है, वो धीरे धीरे मेल्ट होती जाती है, वो वोलाटाइल नेचर का है। ठीक है। दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इनके थ्रू आप इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करा सकते। तीसरी चीज़, देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर हायर, है ना, देन अदर टू टाइप्स। जो आपने जो अभी पिछले जो 2 टाइप्स के पढ़े थे, वो कौन सा, एक आपने पढ़ा था पोलर मॉलिकुलर, एक आपने पढ़ा था नॉन पोलर मॉलिकुलर, है ना। तो उनके कंपेरिजन में इनकी जो बॉइलिंग पॉइंट और जो मेल्टिंग पॉइंट होगी वो थोड़ी सी हायर होगी, क्योंकि इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है। तो ये बेसिक सी हमने बातें पढ़ ली किसके बारे में, मॉलिकुलर सॉलिड्स के बारे में हमें बातें पढ़ ली। नेक्स्ट हमारा जो बचा है वो क्या है, अब हम ये देखते हैं कोवैलेंट सॉलिड्स के बारे में देखते हैं, है ना। हमारा जो नेक्स्ट जो थर्ड टाइप का था कौन सा था, कोवैलेंट सॉलिड्स के बारे में देखते हैं। ओके, तो हेडिंग आप लगा लो बच्चे, कोवैलेंट सॉलिड्स। ओके बच्चे देखो नेक्स्ट हमारा है कोवैलेंट सॉलिड, जैसे कि नाम से ही लग रहा है ना, कोवैलेंट बॉन्डिंग के मतलब बीच में होगी। तो क्या होता है कि दीज आर दोज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर नॉन मेटल्स एटम। पहली बात, नॉन मेटल्स एटम होते हैं, लिंक्ड टू बाई कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड आपको पता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, वही वाला जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था। दीज अरेंजमेंट एक्सटेंड्स थ्रू आउट दी सॉलिड्स। ये जो अरेंजमेंट होता है ये पूरी की पूरी सॉलिड्स में होता है ना, जिनकी वजह से हम इसको नेटवर्क सॉलिड के नाम से भी जानते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, नेटवर्क सॉलिड के नाम से भी जानते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कहा सर डायमंड, आपने देखा डायमंड के बारे में, सर डायमंड किसे नहीं अच्छा लगता है, खासकर गर्ल्स को। सर क्या बात कर रहे हैं, डायमंड्स, ठीक है ना। तो बहुत ही मतलब क्या बोला जाए, चलो ठीक है ठीक है ठीक है। तो डायमंड्स देखो हमारी क्या होती है बेसिकली, इनके बीच में हमारे जो कार्बन जो एटम्स होते हैं उनके बीच में एक कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है। और ये जो कोवैलेंट जो बॉन्डिंग है, ये जो अटैचमेंट है वो पूरे थ्रू आउट मेटल्स होता है। इसलिए आपका जो डायमंड्स है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, हार्ड होता है, बहुत ही ज़्यादा सॉलिड होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। क्लियर है। तो ये बेसिक सी बातें हैं कोवैलेंट सॉलिड्स यानी कि नेटवर्क सॉलिड्स के बारे में। ठीक है ना। अब इनकी हम जल्दी से कुछ क्या देख लेते हैं, जल्दी से हम कुछ बेसिक सी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं क्या क्या होती हैं। तो ये है बच्चे आपकी कुछ इस कोवैलेंट सॉलिड्स की कुछ बेसिक सी कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टी क्या है ड्यू टू कोवैलेंट बॉन्ड। दे आर स्ट्रॉन्ग एंड वेरी हार्ड, बहुत ज़्यादा हार्ड एंड बहुत ज़्यादा ब्रिटल नेचर के होते हैं। जैसे आपका देखो जो डायमंड होता है ना, जैसे आपने वो कभी देखा है जो जहाँ पे जब बोरिंग होती है ना, बोरिंग वाली जो मशीन होती है, जो ट्रक जो आती है बोरिंग करने वाली, तो उसमें जो सबसे बॉटम में जिस पाइप में जो लगा होता है ना, वो डायमंड का जो कटर है ना, वो डायमंड उस कटर में डायमंड लगा होता है, जो ज़मीन के अंदर जो जाता है ना, बोरिंग जब होती है तो उसमें डायमंड लगा होता है। ठीक है, जिससे वो पत्थर को तोड़ता फोड़ता है। ठीक है। दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बहुत ज़्यादा इसकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा ही हाई होगी। ठीक है। दे आर इंसुलेटर, बेसिकली ये इंसुलेटर हैं, इनमें हम इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं करा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन की अनअवेलेबिलिटी होती है। क्लियर है। तो ये हमने पढ़ लिया किसके बारे में, कोवैलेंट सॉलिड्स या कोवैलेंट हमने नेटवर्क के बारे में पढ़ लिया। अब देखो इसका एक एक्सेप्शन है, जैसे आपने कहा ग्रेफाइट, हाँ ग्रेफाइट इसका एक एक्सेप्शन है। देखो ग्रेफाइट में भी हमारे पास कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, वो भी हमारे सॉलिड होती हैं।
ठीक है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। लेकिन जो ये एक्सेप्शन क्यों है, क्योंकि ग्रेफाइट एक बहुत ही अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। ग्रेफाइट मतलब आप समझ रहे हो, जो आपकी पेंसिल में जो लगे लगे हुए होते हैं ना, जो पेंसिल जिस पेंसिल से आप लिखते हो उनके अंदर जो भरे हुए रहते हैं वो हमारे ग्रेफाइट होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक एक्सेप्शन है क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, है ना। तो इस वजह से वो हमारी एक क्या कह सकते हैं, वो हमारी एक अच्छी क्या है, कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, उसका हम और भी एज अ लुब्रिकेशन के रूप में यूज़ करते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा वो स्लिप करता है ग्रेफाइट। ठीक है ना, तो ये सब सारी बातें हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम जल्दी से देखते हैं अपने मेटालिक सॉलिड्स के बारे में। देखो बच्चे, बात करते हैं मेटालिक सॉलिड्स की। ठीक है, तो बेसिकली जो मेटालिक सॉलिड्स में हमारी क्या होता है, मेटालिक बॉन्ड होती है। अब मेटालिक बॉन्ड से बेसिकली पॉजिटिव एंड नेगेटिवली चार्ज्ड आयन के बीच, आयंस नहीं कह सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के बीच अट्रैक्शन के थ्रू होता है। ठीक है ना। देखो सबसे पहले हम देखते हैं क्या कि द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज मेटल्स, आयंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है ना, बिकॉज क्यों फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि आसानी से इनके जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आसानी से लूज हो जाते हैं। ठीक है ना, बहुत ही जल्दी ये क्या हो जाते हैं, आयनाइज्ड हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे कह लो द पॉजिटिव चार्ज रेसिड्यूज। अच्छा, जब यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं तो क्या होता है, वहाँ पर एक कर्नल्स बन जाता है। ठीक है, अब ये बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में होता है, कर्नल्स और इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में होता है, और इनके बीच एक क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। ठीक है, द अट्रैक्शन बिटवीन दीज वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड द कर्नल्स हेल्ड टुगेदर, ये आपस में जुड़े हुए रहते हैं एक दूसरे से, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो भाई सोचो प्लस माइनस तो क्या होगा, जुड़े हुए। और ये पूरे के पूरे सॉलिड्स में आपको एक 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 पैटर्न के फॉर्म में आपको एक देखने को मिलेगा। ठीक है ना, ये पूरा का पूरा जो है वो एक पैटर्न के फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, द फोर्स दैट हेल्ड मटेरियल आयंस टुगेदर इन द क्रिस्टल इज कॉल्ड मेटालिक बॉन्ड। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। मतलब बेसिकली मेटालिक सॉलिड्स में आपकी कौन सी बॉन्डिंग पाई जाएगी, मेटालिक बॉन्डिंग पाई जाएगी। यानी कि इसमें जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जो कर्नल्स हैं, कर्नल्स का मतलब कि जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, दैट इज वो आपका जो प्लेस हुआ वो आपका एक कर्नल कहलाएगा। ठीक है ना, तो वो आपस में अब देखो जैसे एक इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ से निकला। ठीक है, मान लो यहाँ पर कोई एक छोटा सा एटम था। ठीक है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला, तो जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया ना, मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो यहाँ पर एक छोटी सी जगह खाली होगी, इसी को हम कहते हैं कर्नल्स। अब मान लो कोई यहाँ पे कोई एक दूसरा वाला एक एटम जो था, यहाँ से एक दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन निकल करके यहाँ पर आकर के चिपक गया होगा। ठीक है, ये जाकर के यहाँ किसी दूसरे वाले कर्नल के पास जाकर के चिपक गया होगा। समझ रहे हो बात मेरी। तो ये ऐसे पूरा का पूरा ये प्रोसेस चलता रहता है। तो इस वजह से इनके बीच की जो बॉन्डिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती है, अदर जो भी हमने अभी इसके पहले वाले में जो भी हमने पढ़ा था। ठीक है, नेक्स्ट हम देखो बात करते हैं इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की। ठीक है, ये इसकी बेसिक सी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आप नोट डाउन कर लो। हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, मेटल्स है भाई होगा ही, है ना। हाईली मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होगी, बहुत ज़्यादा हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होगी। ये कुछ चमकीले भी होते हैं, लस्टरस, है ना। ये इनका जो ये लस्टरस होते हैं, मतलब चमकीले होते हैं। एंड कलर इन सम केसेस दे आर मेलेबल एंड डक्टाइल। मेलेबल का मतलब समझते हो, जिसको आप आसानी से, मतलब कुछ ऐसे वैसे ऐसे वैसे हैं, जैसे जो एल्यूमिनियम की वायर होती है उसको आप ऐसे आसानी से मेलेबल कर सकते हो, मोड़ हो सकते हो। एंड डक्टाइल नेचर के होते हैं। ठीक है, तो ये आपका हमने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया। ठीक है, धीरे धीरे देखो हम टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। ठीक है ना, क्या क्या टॉपिक्स बची हैं, ये सारी चीज़ें अभी हम आपको बता देते हैं थोड़ी देर में। मतलब आप ये देख ही लिए होगे, स्टार्टिंग वाले वीडियो में आपने ये देख लिया होगा। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें हो गई। ओके, नेक्स्ट में अब देखो, अब हमारा जो अब नेक्स्ट चैप्टर होगा वो एकदम बेसिक सा कॉन्सेप्चुअल होगा। उसमें हम कुछ हमारे न्यूमेरिकल्स के पार्ट्स आएंगे, तो ये सारी चीज़ें अब हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए वीडियो को रखते हैं इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ठीक है ना, शेयर करो। और देखो कोशिश हम भी करते हैं बच्चे की वीडियो अपलोड करें। टाइम का यार ना, पता नहीं क्यों टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है। थोड़ी सी इधर क्या बताया जाए, ठीक है, प्रॉब्लम है, बट प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाएगी। आई होप जल्दी सॉल्व हो जाए, बस मैनेज करना है मेरे को टाइम। और बाकी सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, डेली मिलेंगी, है ना। कोशिश यही करते हैं कि डेली अपलोड कर दें। मैथ्स का भी वीडियो नहीं बन पा रहा है, बट मैथ्स का भी स्टार्ट करना है, मैथ्स का नया चैप्टर स्टार्ट करना है। ठीक है, मतलब सारी सारी बात की बात है। चलो अच्छा, एक आप क्वेश्चन करो, देखें आपको कितनी बातें आपको पता चली। तो आप एक ये क्वेश्चन करो, ये कह रहा है कि गिव द नेचर ऑफ बॉन्डिंग। ठीक है, आपको बताना है गिव द नेचर ऑफ बॉन्डिंग। देखें कितने बच्चों को अब पता है। देखो फर्स्ट है हमारा आइस। आइस का बताना है कि आइस की जो नेचर ऑफ बॉन्डिंग होगी वो क्या होगी। अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, देखते हैं आपका याददाश्त जो है वो कितना तेज़ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आयोडीन की।
आयोडीन का आपको बताना है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कॉपर की, ठीक है, आपको कॉपर का नेचर ऑफ बॉन्डिंग बताना है। एंड नेक्स्ट आपको बताना है कैल्शियम ऑक्साइड की, कैल्शियम ऑक्साइड। चलो बता लिया, आइस की, आयोडीन की, कॉपर की, कैल्शियम ऑक्साइड की। देखो अब आपको एक्सरसाइज आपको करना है अपनी कॉपी में से, ठीक है, आप अपने बुक में से आप एक्सरसाइज को करो। आपके पास अगर रेफरेंस बुक है तो आप देखो इस टॉपिक से चीज़ें जो भी हम बता चुके हैं ना, आप उसको देखो। आपको देखना तो पड़ेगा ना, न्यूमेरिकल्स आपको, न्यूमेरिकल्स तो फिलहाल अभी नहीं, अगले वाले वीडियो में आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, बट थ्योरी आपको देखना पड़ेगा। चलो बताओ, आइस की जो बॉन्डिंग नेचर होगी वो कैसी होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। कितने बच्चे सही लगाए हो हैं? आयोडीन, आयोडीन देखो, आयोडीन को आप क्या कहते हैं? आई टू मतलब ये हमारा मॉलिक्यूल्स वाला लग रहा है ना। और हमने बताया था कि अगर सेम सेम है तो सेम सेम है तो हम क्या कहेंगे, हमारे पास इसके पास डिस्पर्सन फोर्सेज होंगी। कौन सी फोर्स होगी? डिस्पर्सन फोर्स होगी, जिसको आप टाइप्स ऑफ लंडन फोर्स भी कहते थे। कॉपर है, कॉपर 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 आपका क्या है? एक मेटल है, तो क्या होगा? मेटालिक बॉन्डिंग होगा। क्लियर है? मेटालिक बॉन्डिंग होगा। ऐसे क्वेश्चन आएंगे और क्या आएंगे। कैल्शियम ऑक्साइड बताओ, कैल्शियम ऑक्साइड आप इसको आयन में ब्रेक कर सकते हो, कैसा होगा? आयोनिक बॉन्डिंग होगा। ये था, ठीक है, आयोनिक बॉन्डिंग। चलो अगर आप ये कर ले रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हो मतलब आपकी मेमोरी थोड़ी सी कम है, तो आप थोड़ा बादाम खाओ ज़्यादा, है ना, ताकि आपकी मेमोरी जो है वो ज़्यादा बढ़े। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चे, और रखते हैं यहीं पर। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दो। चलो पढ़ाई करते रहो और अपना ख्याल रखो।